कल हम लोग के भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में चर्चा किए थे, तो आप उस क्लास को डेमो के तौर पे देख सकते हैं। हमको ये एहसास हुआ कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, हम लोग आज एकदम जीरो लेवल से संविधान को शुरू करेंगे, यानी कि पॉलिटी राज व्यवस्था को शुरू करेंगे एकदम जीरो लेवल पे। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं एक व्यक्तिगत पर्सन से। यह एक व्यक्ति है कोई। जब व्यक्तियों को जब हम समूह में बांटेंगे तो इनको हम 3 तरीके से इकट्ठा करते हैं या ग्रुप का निर्माण होता है। तो एक बनेगा भीड़, जब एक या एक से अधिक व्यक्ति होंगे। दूसरा बनेगा समूह और तीसरा बनेगा समुदाय। भीड़ को कह सकते हैं क्राउड, समूह को कह सकते हैं ग्रुप और समुदाय को कम्युनिटी। आप देखिए, इनमें इसको पहले आप लोग समझिए, उसके बाद जाते हैं। अब इस कम्युनिटी से बनेगा, इसी कम्युनिटी से एक बनता है नेशन, और एक बनता है स्टेट। नेशन मीन्स राष्ट्र, स्टेट मीन्स राज्य। अब ये जो राष्ट्र है ना, राष्ट्र निर्माण के भी जब राष्ट्र बनेंगे तो राष्ट्र निर्माण के अगर प्रक्रिया पर देखेंगे तो एक राष्ट्र बनता है परंपरागत तरीके से। परंपरागत विचारधारा। एक बनता है समकालीन विचारधारा। अब हम लोग समझते हैं, एक व्यक्ति है, व्यक्तियों के कुछ अगर समूह इकट्ठे होते हैं तो भीड़ बनेंगे। भीड़ की खासियत क्या होती है कि यह ऑर्गेनाइज नहीं होते, यानी कि यह संगठित नहीं होते हैं। इसका उदाहरण अगर देखना है तो जैसे आप मार्केट में जाते हैं, एक व्यक्ति को अगर कोई पीट रहा होता है दूसरा व्यक्ति, तो मानवीय नाते कोई भले जुड़ जाए उस लड़ाई में या भिड़ जाए, लेकिन किसी को किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। सभी अपने अपने कामों में क्या होते हैं, इंगेज होते हैं। तो यानी कि भीड़ की खासियत क्या होती है कि यह संगठित नहीं होते हैं। क्या होते हैं? संगठित नहीं होते हैं। ग्रुप की खासियत क्या होती है कि यह एक निश्चित रूप से संगठन बना के रहते हैं। अब हम ग्रुप में अगर देखें तो कोई हो सकता है कि पढ़ने वाले छात्रों का ग्रुप हो, प्लेयरों का ग्रुप हो, है ना, या कोई राष्ट्र निर्माण में कहीं कोई जा रहा है सांस्कृतिक प्रोग्राम देने, उनका कोई ग्रुप हो। तो इनमें क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कि छात्रों का ग्रुप है, तो 10 अगर छात्रों का ग्रुप है, तो अगर उसमें अगर किसी एक भी छात्र को अगर आप कुछ करते हैं तो 9 आपको पीटने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसका उदाहरण आप देख ही सकते हैं कि एक से एक छात्र संघ वगैरह रहता है। तो इसमें क्या होता है कि भीड़ में की खासियत होती है कि वह संगठित नहीं होता है, और जब संगठित नहीं होता है तो इसका एक और फीचर होता है कि इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो भीड़ की खासियत क्या हो गई कि संगठित नहीं और उद्देश्य नहीं, तो यानी कि संगठित भी नहीं और
उद्देश्य भी नहीं। समूह की बस खासियत ये होता है कि वह संगठित भी होता है और उसका उद्देश्य भी होता है। अब जैसे छात्रों का संघ है तो उसका क्या उद्देश्य है? पढ़ाई करना। और संगठित है कि नहीं? तो बिल्कुल हाँ, वोटिंग के जरिए छात्र संघ का चुनाव किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि समूह में क्या हो गया कि संगठित भी है और उद्देश्य भी है। यानी कि समूह में क्या खासियत होगा कि संगठित भी है और उद्देश्य भी है। ध्यान रखिएगा, ये एक से ज़्यादा लोगों का समूह है, 5, 10, 20, 50, 1000, 1 लाख, करोड़, कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं समुदाय पे। समुदाय पे ये दोनों चीज़ें होती है। समुदाय में एक तीसरा फैक्टर जुड़ जाता है। अब देखिए कि क्या क्या होता है। समुदाय जो होता है, कम्युनिटी, इसमें एक तो होता है कि संगठित होते हैं ये, उद्देश्य भी होता है, लेकिन अब यहाँ पे हो जाता है कि इनकी पहचान जो होती है समान हो जाती है, यानी कि समान पहचान हो जाती है। अब जैसे ही समान पहचान हो गया तो अब पहचान किसके आधार पर हो सकता है? तो अब पहचान देखिए, धर्म के आधार पर हो सकता है, क्षेत्र के आधार पर हो सकता है, नस्ल के आधार पर हो सकता है, भाषा के आधार पर हो सकता है, जाति के आधार पर हो सकता है। तो अब देखिए हुआ क्या, भीड़ में संगठित नहीं है और इसका कोई उद्देश्य भी नहीं है। समूह में संगठित है, उद्देश्य भी है। लेकिन समुदाय में क्या हो गया कि संगठित भी है, उद्देश्य भी है, लेकिन अब उनकी पहचान जो है एक समान पहचान हो जाएगी। जैसे एक कास्ट वाले एक साथ, एक भाषा वाले एक साथ, एक नस्ल वाले एक साथ। अब जैसे आप अगर पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो निर्माता थे वो, उसमें आप पढ़े होंगे कि 4 नस्ल थे कम से कम, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलायड, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय। तो उसी तरीके से नस्ल के आधार पर बटे हो सकते हैं, क्षेत्र के आधार पर कोई बिहार, कोई यूपी का, कोई एमपी का, है ना, सब अलग अलग एरिया के हिसाब से बटे होते हैं, धर्म के आधार पर। यानी कि अब इनका क्या हो गया, समान पहचान हो गया। अब यही जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी से बनता है राष्ट्र। तो राष्ट्र जो है, ये राष्ट्र जो है ना, एक वर्ड है नेटिव, नेटिव से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, रक्त संबंध। रक्त संबंध, रक्त संबंध। तो राष्ट्र क्या है? यह सामाजिक अवधारणा है। राष्ट्र क्या हो गया? सामाजिक अवधारणा हो गया, यानी कि सोशल कॉन्सेप्ट हो गया। क्या हो गया? सोशल कॉन्सेप्ट। कम्युनिटी से, कम्युनिटी को 2 भागों में बांट रहे हैं, एक बन जा रहा है नेशन यानी कि राष्ट्र, और एक बन जा रहा है क्या? राज्य। राज्य का हम लोग देखेंगे। अब अगर राष्ट्र का देखते हैं तो राष्ट्र नेटिव वर्ड से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? रक्त संबंध। और रक्त संबंध क्या है? सामाजिक अवधारणा है। अब राष्ट्र जो है ना, राष्ट्र निर्माण की अगर हम विचारधारा देखेंगे तो विचारधारा 2 है, एक परंपरागत विचारधारा और एक समकालीन विचारधारा। परंपरागत विचारधारा, जब ये सारे चीज़ों को अगर हम यहाँ उठा के रख देते हैं कि वैसे राष्ट्र जो धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, नस्ल के आधार पे और जाति के आधार पे आपस में बटे हुए होते हैं, तो वैसे राष्ट्र को क्या कहते हैं हम? परंपरागत राष्ट्र कहते हैं। और परंपरागत राष्ट्र कब था इंडिया में? ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में। तभी तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से भारत के क्षेत्रों को जीत पाई। क्यों?
क्योंकि उस समय जो हमारा राष्ट्र था धर्म, जाति, नस्ल अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, तो क्षेत्रीय संगठन नहीं था, कोई मजबूत राज्य नहीं था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत को जीत पाई। अब समकालीन विचारधारा क्या है? तो समकालीन विचारधारा कहता है कि हम धर्म, क्षेत्र, नस्ल, भाषा, जाति में भले अलग हैं, लेकिन हमारी ज्योग्राफी एक है कि हम इंडियन हैं, हमारी पहचान भी एक है कि हम भारतीय हैं, हमारी भाषा भले ही बहुत सारे हैं लेकिन हमारा संस्कार एक है, संस्कृति एक है, हमारे पूर्वज एक हैं। तो इस तरीके से ये क्या करता है, अगर समकालीन विचारधारा देखें तो ये कहता है कि हमारा इतिहास एक है, हमारा भूगोल एक है, हमारी संस्कृति एक है। तो इस तरीके से ये कहता है कि हम सभी एक ही हैं और हमारा और उद्देश्य भी ये बताते थे कि हमारा उद्देश्य भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो साम्राज्यवादी की नीति भारत में लाई है उससे हमको क्या होना है, उसको भगाना है, यहाँ से अपने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना है। तो हम देखते हैं कि राष्ट्र का निर्माण जो है परंपरागत विचारधारा और समकालीन विचारधारा। परंपरागत विचारधारा में हम बताएं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जाति, धर्म और नस्ल के आधार पर बटे हुए थे, और समकालीन विचारधारा में क्या हो गया कि इन सब में यूनिटी, एकता लाने के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था कि वो समझे थे कि अगर जाति, धर्म, भाषा के आधार पे भारत के लोग बटे रहेंगे तो हम डट कर किसी का सामना नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने संगठन में मजबूती लाने के लिए समकालीन विचारधारा दिया था। ये कब था? इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के टाइम में ये विचारधारा आया था, समकालीन विचारधारा। तो ये तो हो गया। उसके बाद आता है स्टेट। स्टेट जो है ना, ये विधि का अवधारणा है। विधि का अवधारणा का मतलब होता है क्या कि लीगल कॉन्सेप्ट है। अब स्टेट और नेशन में अंतर क्या है? स्टेट और नेशन में अंतर क्या है, यह भी तो समझना जरूरी है ना। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, आपको खुद ब खुद समझ में आता जाएगा। तो अब देखिए, यह विधि का अवधारणा है, लीगल कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं कि राज्य जो है, हम किसे कहेंगे कि वह राज्य है? तो राज्य के लिए एक विद्वान थे गार्डनर। तो गार्डनर ने कहा था कि राज्य हम उसी को कहेंगे जिसका अपना भूभाग हो, अपनी जनसंख्या हो, अपना सरकार हो, और अपनी संप्रभुता हो। यानी कि हम राज्य होने के लिए, कोई भी अगर क्षेत्र है वह राज्य तभी कहा जाएगा, यानी कि राज्य के मानक पे तभी खरा उतरेगा जब उसका अपना क्या हो, भूभाग हो। अब सोचिए कि अगर राज्य रहेगा, उसका भूभाग रहेगा, तभी तो उस भूभाग पे सरकार बनेगी, और अगर भूभाग रहेगा तो लोग रहेंगे, तभी तो उन लोगों पे नियंत्रण के लिए सरकार का निर्माण होगा। तो भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए और संप्रभुता होना चाहिए। ये अगर पहले दोनों को देखते हैं हम, तो इनको बोलते हैं भौगोलिक कारक। यानी कि राज्य के जो कारक हुए, राज्य के जो तत्व हुए, वह 4 हुए। ये दोनों को क्या बोलते हैं? भौगोलिक कारक।
ये दोनों को बोलते हैं स्पिरिचुअल एलिमेंट। स्पिरिचुअल एलिमेंट है ना, ये दोनों को क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल एलिमेंट। तो अब हम लोग समझ गए कि राज्य होने के लिए क्या होना चाहिए? 4 तत्व होने चाहिए। पहला भूभाग हो, दूसरी जनसंख्या हो, तीसरा सरकार हो, और चौथा क्या हो? संप्रभुता हो। भूभाग, भूभाग समझ ही रहे हैं कि अगर भूभाग रहेगा तो उस पर क्या होगा? पॉपुलेशन रहेगी। तो इसको याद रख सकते हैं कि अगर भूभाग रहेगा तो उस पर क्या होगा? जनसंख्या रहेगा, और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए क्या होना चाहिए? सरकार होना चाहिए। और सरकार सुचारू रूप से कोई निर्णय पे अपना फैसला सुना सके, कोई नियम बना सके, इसके लिए क्या होता है? संप्रभुता होना चाहिए। तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है? तो संप्रभुता का सीधा सा मतलब होता है कि निर्णय लेने की आज़ादी, यानी कि फैसला करने की आज़ादी। तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है? निर्णय लेने की आज़ादी। अगर कोई क्षेत्र है, कोई राज्य है, तो वह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र रूप से अगर फैसला ले पा रहा है तो वह क्या है? संप्रभु है। तो अगर हम संप्रभुता के आधार पर देखते हैं तो हम कहते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं कहते हैं। तो क्या संप्रभुता की दृष्टि से भारत के 28 राज्यों को राज्य कहना सही होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए राज्य में क्षेत्र तो है, जनसंख्या भी है, और राज्य का अपना सरकार भी होता है। लेकिन क्या राज्य की सरकार केंद्र की सरकार से स्वतंत्र होता है? नहीं होता है स्वतंत्र, क्योंकि केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अब देखिए, तो हम कहेंगे क्या फिर? तो उसको प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रांत कहा जाता था। हम कह सकते हैं कि 28 प्रांत है, लेकिन बोलचाल की भाषा में स्टेट चल पड़ा, तब से हम उसको क्या कहते हैं? स्टेट ही कहते हैं। अब देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो जब 1947 में आज़ाद हुआ तो लगभग 552 प्रांत थे। 552 प्रांत थे, जो कुछ ब्रिटिश रियासत थे और कुछ देसी रियासत थे। तो हम उस समय देखते हैं कि सबका एकीकरण किया जा रहा था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन की सहायता से भारत के राज्यों को एकीकरण करने में क्या होते हैं? सफल भी रहते हैं। तो जब भारत के राज्यों का एकीकरण किया जा रहा था, तो अब जाहिर सी बात है कि जब आज़ाद हुआ भारत, एकीकरण हुआ, तो 1950 में संविधान का निर्माण भी हो गया। तो अब हम इसी जो राज्य है ना, अभी हम बताएं, तो जब अब 552 प्रांत थे, उनको अनेकों में मिलाकर राज्य बना दिया गया, यानी कि प्रांत बना दिया गया। तब इसी प्रांत कहिए या राज्य कहिए, क्योंकि बोलचाल की भाषा में राज्य निकल पड़ा है, लेकिन संप्रभुता के दृष्टिकोण से उसको राज्य नहीं कहेंगे। तो इन्हीं राज्यों को जब एक व्यवस्थित ढंग से संगठित करके शासन चलाने के लिए क्षेत्र का निर्माण हो रहा था, तो हम देखते हैं कि यह 3 प्रकार का होता है। तो जब इन राज्यों का, अब जैसे राज्य जब मिल रहे हैं, तो राज्य तो चाहेंगे कि हम जब फैसला करेंगे तो आप तो बाधा डालेंगे, तो इनके बीच कुछ न कुछ बातें होंगी। तो इन्हीं राज्यों को शासन संचालित करने के लिए, है ना, हम देखते हैं तो एक होता है संघीय व्यवस्था। इसके लिए वर्ड है फेडरल, इसके लिए वर्ड है यूनियन। तो देखिए, संघीय व्यवस्था में क्या हुआ था
और संघीय व्यवस्था कहाँ है? अमेरिका में है। तो संघीय व्यवस्था में क्या हुआ था कि मान लेते हैं कि यह अमेरिका है, तो अमेरिका के 50 प्रांत थे, अमेरिका के 50 प्रांत थे, और जब 50 प्रांत थे तो प्रत्येक राज्यों का अपना क्या था? अलग अलग संविधान था, सबका अलग अलग संविधान था, और सब अपने आप में स्वतंत्र थे। और वहाँ के लोग की जो है अमेरिका में द्वैध नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, एक सेंटर का और एक स्टेट का। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो सभी राष्ट्रों ने, जो सभी राज्यों हैं, राष्ट्रहित में ये फैसला करते हैं संघ में जाके मिलने का। कहते हैं कि हम एक ऐसा व्यवस्था का निर्माण करेंगे जिससे कि क्या हो, कोई अगर अटैक करे तो हम लोग सभी मिल के क्या करें, उसका सामना कर सकें और हम अपने विकास को आगे बढ़ा सकें। तो इन्होंने एक फैसला किया कि हम सभी क्या करते हैं, एक ऐसा शासन का स्वरूप निर्धारित करते हैं जिसके माध्यम से हमारा देश आगे बढ़ सके। तो इन्होंने किसका निर्माण किया? संघीय व्यवस्था का। और संघीय व्यवस्था में क्या हुआ कि यहाँ जो है ना, ये अमेरिका, तो इनके जो क्षेत्राधिकार हैं शासन के, आप सुने होंगे कि भारत में 7वीं अनुसूची में विषय बांटे गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो यहाँ भी बांटे गए हैं विषय। तो जो भी विषय दे दिए गए हैं, तो विषय दोनों को बराबर बराबर लगभग दिए गए हैं। जब यहाँ पे सिस्टम बनाया जा रहा था ना, तो संघ सरकार में शामिल होने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है राज्यों से कहा कि आप ये बताइए कि आप क्या क्या कर पाएंगे और क्या क्या हमको सौंपना सौंपना चाहेंगे। तो इन्होंने कहा कि आप हमारा विदेशी मामला देख लीजिए, रक्षा देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, टेलीकॉम देख लीजिए, और बाकी का क्षेत्र जो है हमको छोड़ दीजिए, हम अपना काम कर लेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहा कि ठीक है। तो अब सोचिए तो कि जहाँ पे शर्तें निर्धारित कौन कर रहा हो? राज्य कर रहा हो, राज्य शर्तों का निर्धारण कर रहा हो। तो वैसा सिस्टम जिसका निर्माण राज्य करे तो नेसेसरी है कि राज्य मजबूत होगा। तो इसलिए अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है उसमें क्या है, राज्य ज़्यादा मजबूत है केंद्र के सापेक्ष। तो ये तो समझ गए। अब आई भारत की बात। तो जब भारत के राज्यों का एकीकरण किया जा रहा था, तो संविधान सभा में जो संविधान के विशेषज्ञ थे उन्होंने सारे देश के संविधानों को पढ़ा और वहाँ के व्यवस्था को ठीक ढंग से समझा, और समझने के बाद ये जो यूनियन है, सबसे पहले कनाडा में इसका निर्माण हुआ था। तो कनाडा में क्या हुआ था कि कनाडा, मान लेते हैं कि इतना बड़ा अपने आप में देश है, तो इसने बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए क्या किया कि अपने आप को छोटे छोटे भागों में बांट दिया, और छोटे छोटे भागों में बांट कर प्रशासनिक व्यवस्था सबको दे दिया, यानी कि जो भी अधिकार थे सबको दे दिया। लेकिन अब ये कनाडा है, ये छोटे छोटे अपने आप को बांट लिया, लेकिन यहाँ की जो केंद्रीय शक्ति है, चूँकि बना कौन रहा है, केंद्रीय शक्ति, तो यहाँ केंद्रीय शक्ति मजबूत थी और राज्य कम पावर में थे, कम शक्तिशाली थे। इसी की विशेषता को लगभग लगभग हमारे संविधान में अपनाया गया है। राज्यों को क्या किया गया, बड़े राज्य में छोटे छोटे बांटा नहीं गया, यहाँ तो छोटे छोटे राज्य थे उनको बड़ा बना के और एक संघ बना दिया गया, और उसके लिए यूनियन शब्द का यूज किया गया है। तो यहाँ पे कहा गया राज्यों के कि हम जो हैं आपको सारी आज़ादी देंगे, लेकिन जो सेंसिटिव मुद्दा होगा उस पर नियंत्रण हमारा रहेगा, और आपको एक विषय के माध्यम से प्रशासन के लिए, न्याय के लिए हम विषय आपको देंगे कि आप किस पे प्रशासन करेंगे और हम किस पे प्रशासन करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अवशिष्ट शक्तियाँ जिसका उल्लेख राज्य सूची और संघ सूची दोनों में नहीं हो, या समवर्ती सूची में भी नहीं हो, तीनों में नहीं हो, तो उसको कहते हैं अवशिष्ट शक्ति। तो अवशिष्ट शक्तियाँ यहाँ पे चूँकि राज्य मजबूत था तो राज्य के हित में है, राज्य को दे दिया गया है,
और भारत में अवशिष्ट जो विषय उभर कर आएंगे, जैसे मान लीजिए अवशिष्ट किसे कहेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो कोई तो समझा नहीं था कि एक दिन इंटरनेट आ जाएगा और देश की व्यवस्था ऐसे बदल जाएगी, जीएसटी आ जाएगा और देश के टैक्स सिस्टम में ऐसे सुधार हो जाएगा। तो वैसे विषय जो उस समय नहीं थे लेकिन परिस्थितियों के कारण और समय के कारण नए मुद्दे उभरेंगे, तो उन सारे मुद्दों को, विषयों को क्या कहते हैं, अवशिष्ट सूची में डाल दिया जाता है। उस पर संघ सरकार क्या करता है, कानून बनाता है। तो हम देखिए यूनियन का हिंदी भी होता है संघ। क्या होता है, संघ। तो ये हम लोग आज मोटा मोटा जो इसका बात था वो हम लोग समझे हैं। तो अब देखिए संघ पे हम लोग तो आ गए। तो देखिए किसी भी देश के अगर लोगों का विकास करना है, देश को आगे बढ़ना है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं कि उस देश में क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, भूखमरी, बेरोजगारी दूर किया जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए एक सिस्टम को बनाना ज़रूरी होता है। तो उसी सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि संघ का निर्माण हो गया है। तो संघ का निर्माण तो हो गया, लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मर्डर कर दिया, तो उस पर हम लोग कैसा एक्शन लेंगे, तो उसका न्याय कौन करेगा, तो उसके लिए एक न्यायपालिका की ज़रूरत होगा। मान लेते हैं कि पीडीएस सिस्टम हो रहा है, चावल गेहूं का बंटवारा हो रहा है, तो उसके लिए एक कार्यपालिका होना चाहिए और उसके द्वारा बंटवारा किया जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि शासन के कुछ अंग होते हैं, शासन के क्या होते हैं, कुछ अंग होते हैं। तो अगर हम देखें कि ये संघ हुआ, तो शासन के अंग, तो बेहतर रूप से शासन का संचालन करने के लिए शासन के कुछ अंग बनाए गए हैं। तो वो कौन कौन है, तो पहला हो गया कार्यपालिका, दूसरा हो गया विधायिका, और तीसरा हो गया न्यायपालिका। विधायिका का क्या काम होता है, विधायिका का काम होता है कि देश में ऐसे नियम और कानून बनाना जिससे कि देश का विकास, जनता का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो। और कार्यपालिका का काम क्या होता है कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। किसका काम होता है, कार्यपालिका का काम होता है। अब न्यायपालिका का काम क्या होता है, न्यायपालिका का काम ये होता है कि विधायिका व्यवस्थित रूप से सही सही दिशा में संविधान के अनुसार, है ना, कानून बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और कार्यपालिका उस कानून का अनुपालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो ये उसमें हस्तक्षेप करके उनको डिस्टर्ब कर सकता है और उनको सजेस्ट कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि कार्यपालिका भी दो स्तर का होता है। एक हो जाता है केंद्र स्तर पे और एक हो जाता है राज्य स्तर पे। उसी तरीके से विधायिका भी देखेंगे तो एक हो गया केंद्र स्तर पे, एक हो गया राज्य स्तर पे। न्यायपालिका भी जस्ट वही हो गया कि केंद्र स्तर पे सुप्रीम कोर्ट और राज्य स्तर पे हाई कोर्ट। तो ये जो चीज़ें देख रहे हैं हम, उसी को बोलते हैं संघीय व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, जिसके लिए भारत में यूनियन शब्द का यूज किया गया है। तो जब हम देखते हैं
तो संघात्मक व्यवस्था में या संघीय व्यवस्था एक हो गया कार्यपालिका, एक हो गया विधायिका, और एक हो गया न्यायपालिका। कार्यपालिका की अगर बात करें केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे। केंद्र स्तर पे अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, बहुत सारे हैं, मंत्रिमंडल, जब राज्य स्तर पे देखते हैं तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य के मंत्रिमंडल। अगर विधायिका में देखते हैं तो इसका भी वही होगा, केंद्र और राज्य। इसको अभी मिटा देते हैं। केंद्र पे देखेंगे तो केंद्र में क्या होता है, संसद, और संसद में कौन कौन होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर राज्य में देखें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। न्यायपालिका की बात अगर करें तो न्यायपालिका की बात करें तो एक पूरे देश में जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, राज्य में जब देखें हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, और नीचे रूप से क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा क्या है, प्रशासनिक
अंग है, किस तरीके से भारत में शासन का संचालन होगा। तो अब हम लोग अगली क्लास में एक एक के बारे में बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू।